मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, ई लेक्चर का टॉपिक, वो है डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के कुछ दोष थे, वो दोष क्या हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और संयोजकता बंध सिद्धांत दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को आज अपन डिस्कस करेंगे आज के इस ई लेक्चर में। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के डिफेक्ट क्या है। अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी पढ़ ली और डिटेल में उसकी स्टडी कर ली। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसका आधार कॉम्प्लेक्सेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्सेस के रंग और कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री, ज्यामिति, इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी चीजें हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में जो लिगेंड है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, दोनों के ऋण आयन F- और Cl-, इनको एक बिंदु आवेश माना गया, पॉइंट चार्ज। या कुछ लिगेंड थे जैसे वाटर, अमोनिया, इनको बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना गया। और ये मानना केवल विषय को, या जो अपना सब्जेक्ट था, जो टॉपिक था, उसको समझने के लिए, सरल बनाने के लिए किया गया। आगे चलकर यही सरल बनाने की जो प्रयास था, वो एक बहुत बड़ी कमी के रूप में सामने आया। क्यों कमी के रूप में सामने आया? कि लिगेंड जो थे वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई फिजिकल चीज नहीं थी, फिजिकल वस्तु नहीं थी, बल्कि एक रासायनिक वस्तु थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी उसकी। उस दशा में ये मानना एक कमी के रूप में सामने आया। दूसरी चीज, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड की व्याख्या की गई, वो नहीं कर पाया। या अपन सीधे शब्दों में कहें कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंडों की जो व्याख्या थी, एक्सप्लेनेशन था, वो करने में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फेल हो गया। वो ये नहीं समझा सका, या इस थ्योरी के आधार पर यह नहीं समझाया जा सका कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र क्यों बनाता है, किस कारण से बनाता है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं समझा सकी। तीसरी चीज, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यह माना गया कि धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, वो आयनिक प्रवृत्ति का है। ऐसा मान भी लिया जाए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऋण आवेशित लिगेंड थे, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड थे, उनको न्यूट्रल लिगेंड के पहले क्यों नहीं स्थान दिया गया, उनको उससे ऊपर क्यों नहीं माना गया। जैसे हाइड्रोक्सिल आयन लिगेंड को वाटर की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं माना गया। F- फ्लोराइड माइनस, क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस या आयोडाइड माइनस,
ये ऐसे लिगेंड थे जिनके कारण स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप होना चाहिए, प्रबल क्षेत्र बनना चाहिए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सका। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली गई या प्रायोगिक आधार देखा गया, तो ये देखा या ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू आई या ये एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ कि धातु और लिगेंड, मेटल और लिगेंड, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चीज को नहीं मानती, अतिव्यापन को ही नहीं मानती। तो इस चीज को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर नहीं साबित किया जा सका। और एक चीज जो इसमें कमी के रूप में सामने आई वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में केवल डी कक्षकों को ही महत्व दिया गया, एस कक्षक और पी कक्षक को कोई महत्व नहीं दिया गया। ये कुछ कमियां थी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डिफेक्ट या दोष के रूप में जानी जाती है। अब अपन इसका आगे करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन दोनों में अंतर क्या है, उसका अपन देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की तुलना, और तुलना किससे कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ये अपन ने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में लेफ्ट साइड में अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या मानती है और संयोजकता सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या मानती है, दोनों चीजों को अपन देखेंगे। सबसे पहली चीज प्रकृति, जो बॉन्ड बनता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड जो बनता है, धातु लिगेंड बंध बनता है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार उसकी प्रकृति आयनिक होती है। और यदि संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करें तो धातु लिगेंड बंध या मेटल लिगेंड बॉन्ड जो बनता है वो सहसंयोजक, कोवेलेंट प्रवृत्ति का होता है। पहला अंतर है। दूसरी चीज, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये मानती है कि धातु और लिगेंड, मेटल और लिगेंड के जब बॉन्ड बनता है उसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग नहीं होता। और जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटल के जो वेकेंट कक्षक है, रिक्त कक्षक, वेकेंट ऑर्बिटल्स, वो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों से, ऐसे कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं, उनके साथ अतिव्यापन करता है। और जिसके इस प्रकार के अतिव्यापन के कारण सिग्मा बॉन्ड बनता है। तीसरा अंतर, लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र में, क्रिस्टल फील्ड में, जब धातु आयन के डी कक्षन का विपाटन होता है, मतलब जब लिगेंड आता है, नजदीक आता है मेटल आयन के बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस समय जो क्रिस्टल फील्ड डेवलप होता है, उस क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उस क्रिस्टल फील्ड के कारण धातु आयन या मेटल आयन के डी कक्षक, डी ऑर्बिटल में विभाजन होता है, जिससे T2G और EG टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं। एनर्जी का विघटन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विपाटन। लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत कहता है डी कक्षकों में कोई विपाटन नहीं होता, उसकी एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं आता। डी कक्षक, डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी रहती है वो वैसी रहती है। चौथा अंतर, कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस की जियोमेट्री और उनकी स्टेबिलिटी, ज्यामिति और उनका स्थायित्व, इसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायित्व ऊर्जा के मान पर निर्भर करता है, वो उसका आधार है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपन पढ़ें
तो पता चलता है कि कॉम्प्लेक्सेस की जियोमेट्री और स्टेबिलिटी, उसका एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। संकरित कक्षों को से बनने वाले बंध की सामर्थ्य, उसकी पावर के आधार पर ज्यामिति या स्थायित्व की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से कॉम्प्लेक्सेस का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो डी संक्रमण के आधार पर बनता है कि जब डी संक्रमण होता है, इलेक्ट्रॉन डी से डी कक्षक में जाते हैं तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उस पे डिपेंड करता है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसको नहीं समझाया जा सकता, उसका कोई एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्सेस क्यों प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड की बात करें तो लिगेंड को दो भागों में बांटा गया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से। एक श्रेणी है प्रबल श्रेणी और दूसरा है दुर्बल, वीक फील्ड के और स्ट्रॉन्ग फील्ड के, दो भागों में बांटा गया है। और संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करें तो इस प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन, कोई विभाजन नहीं है, उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आगे बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE है, उसके आधार पर ज्यामिति मतलब जियोमेट्री और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्टाहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, इसका निर्धारण कौन कर रहा है? CFSE, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। और यदि अपन बात करें संयोजकता बंध सिद्धांत की तो संयोजकता बंध सिद्धांत में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन जो किया जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन पे किया जाता है कि किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, उसके कारण उसमें कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रदर्शित होंगी। इसी तरह क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर पाई बॉन्ड को बनना नहीं समझाया जा सकता कि पाई बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, इस बारे में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत साइलेंट है, कुछ नहीं बताता। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर यह समझाया जा सकता है कि पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधारों पर पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि रंगों की व्याख्या होती है, रंगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पे बिल्कुल साइलेंट है। उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें रंग क्यों होते हैं, रंग होने का क्या कारण है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर यह भी नहीं समझाया जा सकता कि वर्ग समतलीय संरचना को अष्टफलकीय ज्यामिति में उत्पन्न विकृति माना जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यह माना जाता है कि अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो उसके कारण वर्ग समतलीय संरचना बनती है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वर्ग समतलीय संरचना को अलग से परिभाषित करता है, वो अलग से मानता है, वो विकृति नहीं मानता, इसे वो नहीं मानता, VBT नहीं मानता कि ऑक्टाहेड्रल में कोई डिफेक्ट पैदा हुआ है जिसके कारण एक नई संरचना वर्ग समतलीय संरचना बनी है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके आधार पर
कॉम्प्लेक्सेस की जो रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं, उनको समझाया जा सकता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं हो सकती, उनको नहीं समझाया जा सकता। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर जो ऊष्मा गतिकीय गुण होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, उनकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ऊष्मा गतिकीय गुणों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता कि कॉम्प्लेक्स ऊष्मा गतिकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करता है। ये आज का टॉपिक था। इसके साथ आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिटेल में पढ़ ली, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ ली, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, उनमें वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड कब डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। और लास्ट में क्रिस्टल फील्ड के अपन ने जो डिफेक्ट हैं, जो चीजें क्रिस्टल फील्ड के आधार पर नहीं पढ़ाई जा सकती, नहीं समझाई जा सकती, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उनको भी अपन ने कर लिया। आपसे अक्सर पूछा जाता है सीएफटी और वीबीटी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या अंतर है, ये आप कंप्लीट कर लें। इसके साथ आज का टॉपिक पूरा होता है। मैं आपसे फिर एक बार कह दूं कि ये जो ई वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो खोलें, एक बार पढ़ें और लाइक करके अपने रिकॉर्ड में रख लें, जो एग्जाम के समय आपको अधिक परेशान ना होना पड़े और पढ़ने के लिए मटेरियल आपको उपलब्ध रहे। थैंक यू।